वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कल जो लेक्चर डिस्कस हुआ था उसमें से बच्चों को क्वेरीज है कि हमें टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आया है, तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ टेरिडोफाइटा। तो पहले से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बच्चों का भी बेसिस देख लेते हैं कितना है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय R.H. व्हीटेकर, उसमें पहला फाइलम कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा के बाद सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमेट। ठीक है, तो मोनेरा में हम किसको इंक्लूड करते हैं? फटाफट आंसर दो। ऐसे तो बोल दिया टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आया, उससे पहले का तो समझ में आया ना। मोनेरा में हम किसको इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो मोनेरा में हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। फाइन। फिर आता है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड करते हैं? क्या? प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को एडिट करते हैं। आज तुम दोनों की शिकायत करने वाली हूं मैं आज जेके सर से कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। आके ही शिकायत तो दे दी टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आया, तो पिछली बार वाला जो बोली हूं मैं कि तुमने क्या बोला मेरे को रघुवीर आती कि एल्गी का याद है, ब्रायोफाइटा का याद है, टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आया। 3 एल्गी के एग्जांपल बता। हाँ, मुंह से हाथ हटा फिर बोल। नाम क्यों बोलना, इंग्लिश मीडियम से है ना तू, क्यों नहीं बोला जाता? तू बोल। यश, लक्ष्य, पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? एल्गी नहीं पढ़ना, ब्रायोफाइटा नहीं पढ़ना, बस कल का बोल दिया कि मैम टेरिडोफाइटा नहीं समझ में आया था कि मैम पूछे नहीं हमसे। ट्वेल्थ वाले बच्चों से सीखो, इतना अप टू डेट रहते हैं वो मेरी क्लास के अंदर। क्विकली आंसर, क्विकली। 3 ही बच्चे बैठते हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का, और तुम लोगों को तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं मैं, सिर्फ एनसीईआरटी जो तुम लोगों के पास में है, हाथ में है। ठीक है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है फाइलम, वो अपना आता है किसके बाद आता है? एल्गी और ब्रायोफाइटा के बाद आता है। ठीक है, अब तक हम एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में एक नॉर्मल फीचर पढ़ चुके हैं कि ये थैलोइड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें अभी तक रूट जैसी संरचना और स्टेम और लीफ जैसी कोई संरचना नहीं बनी है, लेकिन ब्रायोफाइटा तक आते आते रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। ठीक है, तो ये लाइक होके अब टेरिडोफाइटा में प्रॉपर एक प्लांट बन जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, अब इनमें जाइलम फ्लोएम भी बन गए। क्यों? क्योंकि अगर रूट बन गया, स्टेम बन गया, लीफ बन गया, तो जमीन से पानी ऊपर तक पहुंचना भी तो चाहिए ना, पत्तियों तक। तो इनमें जाइलम फ्लोएम की जरूरत महसूस होनी पड़ी, तो जाइलम फ्लोएम को अपन कंबाइंड तरीके से बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। तो यहाँ पे बोल देंगे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव वेस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, अब अपना आता है कि इनको क्रिप्टोगेमिया में लेते हैं। क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं? जो सीडलेस होते हैं, जिनमें सीड नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि ये मिलते कहाँ हैं? मिलते हैं कि ठंडी छायादार जगह होती है, कूल, डैम एंड शेडी। कूल, तुम
बैठो मत, लिखते रहो साथ में, हाथ जोड़ के बैठ गए हो। लिखा हुआ है तो याद क्यों नहीं करके आए? मैं वही चीज पढ़ा रही हूँ ना जो कल पढ़ाई। ठीक है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन एल्गी ब्रायोफाइटा में भी नहीं समझ में आता क्या तुम लोगों को? स्पेलिंग क्यों नहीं आती? तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं हो? तुम कब से तुम इंग्लिश मीडियम में हो? नर्सरी से, फर्स्ट क्लास से हो तो 6 क्लास से। अब स्पायरुलिना हुआ, क्लोरेला हुआ, नोस्टोक हुआ, एनाबिना हुआ, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम वाला कैसे बोलेगा फिर? बताओ क्यों नहीं बोला जा रहा? क्योंकि तुम लोगों ने रिवीजन करके एक दो बार मुंह से बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला जा रहा। एक दो बार मुंह से बोल देते हैं ना तो अपने आप वर्ड पकड़ में आ जाता है। ये गलती है तुम लोगों की। आज जो लिखा हूं वो सब मुंह से बोलना, जाके घर पे रिवीजन करना। अब आती है इसमें कि इसमें जो डोमिनेंट फेज है, अब तक हमने पढ़ा था कि जो एल्गी था या फिर ब्रायोफाइटा था, उनमें जो डोमिनेंट फेज थी, डोमिनेंट फेज अभी भी उनमें, एक सेकेंड, अब होता क्या है कि हमने अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़ा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या है, अभी तक प्लांट जो था वो थैलोइड स्ट्रक्चर में था और वो हैप्लोइड था। हैप्लोइड था इसलिए उसको हम गेमेटोफाइट बोल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे रूट, लीफ और स्टेम बनने लग गया है और यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस भी होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा। डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट है। फाइन। अब उसके बाद में स्पोरोफाइट का मतलब समझते हो? स्पोरोफाइट मतलब स्पोर्स को जनरेट करने वाला फाइलम। ठीक है। अब अपनी आती है कि टेरिडोफाइट जो है उसमें दो तरह की लीव्स बनती है, पत्तियां, क्योंकि पत्तियां बनने की शुरुआत यहीं से हुई है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा पत्तियां कैसी है यहाँ पे, लीव्स। अच्छा मैं लिखाऊं को, जब तुम लोगों के पास लिखा हुआ है, मैं ऐसे ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ, कर लूं, प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो, यहाँ पे हम लीव्स का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? लीव्स क्यों की डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीव्स बनने की शुरुआत ही इसी फाइलम से हुई थी। ठीक है, तो दो तरह की लीव्स बनती है। दो तरह की लीव्स में एक तो होती है जो बहुत बड़े आकार की होती है, एक छोटी छोटी होती है। जो बड़ा आकार होता है उसको मैक्रो नाम से जानते हैं और जो छोटा आकार होता है उसको माइक्रो नाम से जानते हैं। और लीव्स को फिल बोलते हैं, PHYLL, माइक्रोफिल, मैक्रोफिल। तो माइक्रोफिल प्रेजेंट इन सिलेजिनेला और मैक्रोफिल प्रेजेंट इन फर्न्स, फर्म नहीं फर्न्स, FERN, फर्न्स। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलेजिनेला होता है ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, मतलब जहाँ पे भी इसको पानी मिली तो अपने आप को ये एकदम जनरेट कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि तालाब होता है, कोई भी पॉन्ड होता है, हाँ, उनके साइड में ना जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं, उन पेड़ों के ऊपर ना बहुत सारी ना अलग से टहनियाँ लगी हुई रहती है, क्लाइंबिंग जिसको बोलते हैं, ये वो है बेल है ना, वो एक तरह से सिलेजिनेला ही होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोरस, हिटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब एक जैसे स्पोर्स, हिटेरोस्पोरस मतलब माइक्रो और मेगास्पोर, दो तरह के इसमें स्पोर्स जनरेट होते हैं। अब ये जो होते हैं स्पोर्स, ये क्या करते हैं? ये स्पोर्स जो होते हैं ये करते हैं, दीज स्पोर्स गिव्स राइज टू स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं प्रोथेलस। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई थी प्रोथेलस की, ये वाली, ये एक स्ट्रक्चर होती है प्रोथेलस। हाँ, तो ना इसको राइज करते हैं, ये प्रोथेलस गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होती है, राइजोड्स भी जुड़े हुए होते हैं इससे। अब जो स्पोरोफिल होता है वो स्पोरेंजिया बनाएगा। स्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया वो जगह होती है जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। वो जो स्पोर वो जो जाके फीमेल गेमिट से जाके फ्यूज हो जाएंगे और नया जायगोट बनाएंगे। ठीक है, अब आती है बात अपने कि होमोस्पोरस और हिटेरोस्पोरस कौन कौन से होते हैं। मतलब एक जैसे स्पोर्स जनरेट करने वाले कौन से होते हैं टेरिडोफाइट, और अलग अलग प्रकार के ये बनाने वाले कौन से होते हैं। जो एक जैसे बनाने वाले होते हैं वो होते हैं ड्रायोप्टेरिस एंड लाइकोपोडियम। तुम दोनों बोलो ये वर्ड, ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम। अब कल पूछूंगी, बोल दोगे? तो मैंने यही तो बोला आप लोगों को कि एक दो बार मुंह से रिपीट होगी ना चीजें तभी समझ में आएगी। ठीक है, और हिटेरोस्पोरस मतलब अलग अलग प्रकार के स्पोर्स जनरेट करना। तो हिटेरोस्पोरस जो होता है वो होता है सिलेजिनिला और साल्विनिया के अंदर। फाइन, ठीक है, ये कैमरा ऑन है ना? चल ठीक है। अब ये आता है कि टेरिडोफाइट का यूज कहाँ कहाँ है। टेरिडोफाइट सबसे पहले तो सॉइल एरोजन को रोकती है, सॉइल का जो कटना होता है उसको रोकती है। दूसरी बात, जो टेरिडोफाइट होती है ना, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इनको एज ए डेकोरेटिव पीस लगाया जाता है। जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी अच्छी जगह बनाए, तो वो एक तरह से टेरिडोफाइट ही है। ठीक है, हाँ, और ना जैसे इसलिए इसको ऑर्नामेंटल ट्री भी बोलते हैं। फिर होता है सोइल बाइंडिंग का काम करता है, मतलब ऐसी इनके रूट्स में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये सोइल को बांधे रखता है इनका रूट्स, तो इसलिए इनको बोलते हैं सोइल बाइंडिंग कैपेसिटी। फिर आता है क्लींजिंग एजेंट और पॉलिशिंग की तरह, मतलब सिलेजिनेला को क्लींजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और जूते या फिर कार पॉलिश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये है कंप्लीट अपना टेरिडोफाइटा। अब बोलो क्या नहीं समझ में आया इसमें? आ गया? अब आगे बढ़ूं मैं? चलो, अब नेक्स्ट अपना आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको पता होना चाहिए, इनको फेनोरोगेमिटा लेते हैं, जब क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया का मतलब होता है सीडलेस, जो बीज नहीं बनाते। फेनोरोगेमी का मतलब होता है जो बीज बनाते हैं, सीड जिनमें होते हैं। सीड तो होते हैं लेकिन नेकेड सीड होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? सीड तो बनता है, जैसे अपन खाते हैं एप्पल खाते हैं तो एप्पल के अंदर बीज निकलता है। तो जो बीज है ना वो बताओ कहाँ से बना है? जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर, उसके अंदर ओव्यूल बनती है, एक स्ट्रक्चर ओव्यूल, उस ओव्यूल के मैच्योरेशन से बनता है बीज। और जो बाहर जो इतना पूरा फ्रूट बना ना एप्पल का, वो ओवेरी होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में किसी तरह का फ्रूट नहीं बनता है, कोई भी फ्रूट जनरेट नहीं होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। तो फ्रूट ही नहीं है तो सीड बाहर ही रहेगा, सीड के ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे नेकेड सीड होते हैं। नेकेड सीड, ठीक है, नेकेड सीड होते हैं। अब आता है कि इसमें जो ओव्यूल होता है वो किसी भी कवरिंग से कवर नहीं होता है। ओव्यूल आर नॉट कवर्ड by any wall. Ovule are not covered by any wall. हाँ, ठीक है। अब आगे आती है कि यहाँ पे सीड्स भी कवर नहीं होते हैं, इसलिए इसको नेकेड सीड्स बोलते हैं। अब जो बात है वो ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे ही प्लांट मिलेंगे या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ही प्लांट मिलेंगे। यहाँ पे हर तरीके के प्लांट मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट ट्री होता है वो होता है अपना मेटासिक्योया। मेटासिक्योया ये होता है टॉलेस्ट ट्री, मतलब जितने भी ट्री है ना इस धरती पे, इसमें सबसे लंबा ट्री यही होता है, मेटासिक्योया। इसको रेडवुड ट्री भी बोल देते हैं।
रेडवुड ट्री। ठीक है, चलो अब अपनी बात आती है कि क्या टॉपिक लूं। हाँ, मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में दो तरह की पत्तियां मिलती है। एक तो मिलती है सिंपल और दूसरी होती है कंपाउंड। जो सिंपल होती है ना वो बेटा ऐसे होती है, ये सिंपल है, लेकिन जो कंपाउंड सिंपल वाली ऐसे होती है। हाँ, लेकिन जो कंपाउंड होती है ना वो ऐसे होती है, जैसे नीम की नहीं होती वो होती है। तो दोनों तरह की पत्तियां मिलती है। ठीक है, और पत्तियां भी इस शेप की नहीं होती है, पत्तियां थोड़ी सी नुकीली होती है, ऐसे होती है। नुकीली होने की वजह से इनको क्या प्रॉफिट होगा, कल बताया था मैंने, बताओ। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उससे क्या होगा? ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वो कम होगा। ठीक है, और क्या कम होगा? बोलो बोलो बोलो। मतलब टेम्परेचर के एक्सट्रीम लेवल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो और टेम्परेचर बहुत कम हो, इन दोनों को भी बर्दाश्त कर जाएगा। ठीक है ना, ये कारण होता है इसके नुकीले होने की वजह से। ठीक है, अब अपना आता है कि इसकी जो रूट्स है ये दो तरह से क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है रूट्स। पहली तो दिखाती है फंजाई के साथ, कल बताया था मैंने, बताओ क्या बताया था, माइकोराइजा। लाइकेन का होता है एल्गी और फंजाई, और माइकोराइजा का होता है रूट्स और फंजाई। पाइनस का, ठीक है, तो लिख देती हूँ वहां पे पाइनस। ठीक है, अब दूसरा बंदा बताता है तो साइकस का। तो साइकस का होता है रूट्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियास, ये होता है साइकस में। और इस तरह की रूट्स को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स, और ये मिलता है अपने साइकस में। फाइन। चलो अब अपने जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल होता यह है कि लाइफ साइकिल पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हम माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, मतलब दो तरह के गेमीट दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे, उसको पढ़ना है अपन। तो जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में ये होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो मेल प्लांट है, अब डिपेंड करता है, जैसे ना पाइनस जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट है, उस पे मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, और दोनों में पोलिनेशन हो जाएगा, नया प्लांट, नया बीज बन जाएगा। ठीक है, और साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब साइकस में एक फीमेल ही होगा तो, या फिर एक मेल ही होगा तो, ये होता है साइकस में। ठीक है, तो अपन एक नॉर्मल जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। नॉर्मल जिम्नोस्पर्म में ये होता है कि जो क्या होता है इसको, स्पोरेंजियम माइक, हाँ, ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक तरह की एक कोन में होते हैं। इस कोन को या तो बोलते हैं कोन, या फिर बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई ये वर्ड है आपके एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलाई। ठीक है,
ये स्ट्रोबिलाई के अंदर जो होंगे वो होंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, और इन स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये मेल की बात कर रही हूं तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देंगे। मेल हमेशा माइक्रो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देंगे। ठीक है, अब इस इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बने हुए हैं इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, अब एक मदर सेल को उठा के बाहर लाओ। ये एक मदर सेल है, इसमें पहला मियोसिस होगा तो 2 डॉटर सेल मिलेगी, और वापस इसमें मियोसिस होगा तो 4 सेल मिल जाएगी, 4 अलग अलग मेल गेमिट बन जाएंगे। ठीक है, ये है अपनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये गेमिट जो बने हैं इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स। फाइन, चलो अब अपनी बात आती है, ये हमने मेल गेमिट्स बना दिए। ठीक है, अब फीमेल गेमिट बना लेते हैं। फीमेल गेमिट भी क्या बनेगा, ये स्पोरेंजियम में स्ट्रोबिलाई में ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरेंजियम होगी इनको मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे, और यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम को बाहर लाने से जो मदर सेल बनेगी एमएमसी, यहाँ बनने वाली जो फीमेल पार्ट है इनको बोलेंगे मेगास्पोर्स। अब मेगास्पोर्स में होगा क्या कि ये जो 4 है, 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाएगी, केवल एक ही सरवाइव करेगी। तो यहाँ पे जो मेल है वो तो 4 बन गए, लेकिन फीमेल सिर्फ एक ही रह पाया। है ना? मिटा दूं? क्या? डीजेनरेट। मेगा समझा दूं इसको? ये है कि जो जिम्नोस्पर्म में फीमेल पार्ट होता है, फीमेल गेमिट्स होता है, उसके बनने की प्रोसेस बताइए। जो फीमेल पार्ट होगा वो भी स्पोरेंजिया में होगा, जिसको स्ट्रोबिलाई बोलेंगे, और ये जो ये बने हुए हैं इनके अंदर जो माइक्रो मेगास्पोर्स है इसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। अब इनमें से एक को उठा के लाई हूँ मैं, ये जो है ना, ये इनमें से एक है, जिनको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, जिसमें पहला मियोसिस होगा, दो डॉटर सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, चारों की चारों जिंदा न रह के 3 डीजेनरेट हो जाएगी, एक आगे जाएगी। अब आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन
इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब मैंने बोला था ना कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, पानी में होते हैं, पानी चाहिए उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो जब मेल गेमिट तैयार हो जाता है तो वो पानी में उतरेगा, पानी से वो चल चल के फीमेल तक जाएगा। तो ये एक तरह से पानी में आने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंड कहाँ रहा अपने अपने मदर ट्री पे, नहीं रहा ना। बस वही बात है कि यहाँ पे ये बोल रहा है अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में जो गेमिट्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स बन रहे हैं, वो उसी एग्जिस्टेंस प्लांट पे है, वो बाहर नहीं है, इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गई समझ में? जब समझ में नहीं आया ना तो हैंड टू हैंड पूछ लेना, दूसरे दिन मत पूछना ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलो, ये तब अपना पूरा था जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, पाइनस, पाइनस के आगे लिख लो बाइसेक्सुअल, और साइकस के आगे लिख लो यूनिसेक्सुअल। ठीक है, लिख लिया। और एक और एग्जांपल लिख लो गिंको, GINKGO, जिंको, गिंको इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। क्या इसमें रिप्रोडक्शन नहीं बताना है, इसमें लिविंग फॉसिल बस इतना सा ही पता याद रखना, रिप्रोडक्शन का कोई मेथड नहीं बताया गया इसमें। बैठ जाओ, एटलीस्ट जरूरत है इस क्लास में। हाँ, अब जो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि स्ट्रोबिलाई, इट इज द फॉर्म ऑफ मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर जो मेगास्पोर्स जनरेट हो रहे थे और जो मेल गेमिट के लिए माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे दूसरे वाले स्ट्रोबिलाई पे, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। इन दोनों का जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनेगा तो इनकी हैप्लॉइड ही बताओ, मतलब प्लॉइड ही बताओ, हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मतलब जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट पे जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बन चुके हैं उनकी प्लॉइडी बताओ, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। जोर से, मन में ही बोल दिया, मेरे को नहीं सुना, जोर से। डिप्लॉइड, आप बताओ। डिप्लॉइड, अच्छा। अरे भाई कहाँ है तुम लोगों का दिमाग? अगर तुम वो अगर गेमिट्स ही डिप्लॉयड होंगे तो उनको मियोसिस की क्या जरूरत है आगे, उनको जाइगोट बनाने की क्या जरूरत है? जाइगोट होता है जो 2n होता है, एन एन दोनों फ्यूज होके 2n बनाएंगे। जब दो मियोसिस होके रिजल्ट आया है उसके बाद तुम लोग डिप्लॉयड बता रहे हो उसको, अभी जस्ट मिटाया है मैंने उसको। लिटरली तुम दोनों का दिमाग नहीं है, बस तुम दोनों गुणमुन कर लिया करो, गर्दन हिला लिया करो। कभी 12th क्लास में बैठ के देखना कि वो लोग क्विकली कितना जल्दी आंसर देते हैं। तुम दोनों ही एक दूसरे जैसे हो। और पता चल गया कि मैम आज पूछेगी, मैम कल टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आया था, ठीक है वो समझा दिया। टेरिडो नहीं आया, एल्गी ब्रायोफाइटा बता दो मुझे, ये क्या है? पढ़ते हो घर पे जाके? स्पेलिंग लिख दूंगा, क्यों? आप इंग्लिश मीडियम क्लास में हो, स्पेलिंग क्यों लिख दूंगा? मुंह से बोल के बताओ ना। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे उधर उधर ऐसे मत देखो, आपकी बात कर रही हूँ मैं। हिंदी में भी वही वर्ड होते हैं, और यहाँ तो एक भी टीचर आपको इंग्लिश मीडियम की तरह पढ़ा भी नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात।
अब जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल गेमिट बन चुका है और फीमेल गेमिट बन चुका है, तो वो दोनों फ्यूज होके यहाँ पे जायगोट बनाएंगे, ठीक है, जायगोट 2n होगा। अब एक बात बताना कि मैंने एक लाइन दिखाई थी कि यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाली चीज बताई थी, क्या लिखाई थी मैंने कल सबसे बड़ी बोल्ड लाइन दिखाई थी, वो रीड करके बताओ। बाद में कराते हैं, नहीं, पूरी लाइन बताओ। कल से ना तुम दोनों आगे बैठना, मेरे को सुनता नहीं है तुम दोनों का क्या बोलते हो। यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अभी अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्या होता है पता है? नहीं पता ना, तो एंडोस्पर्म आपको पता करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के एंडोस्पर्म के जो प्लोइडी होती है उनमें कौन एन होता है और कौन 2n होता है, वो पूछ ली जाती है। पता है कौन एन और कौन 2n होता है? जिम्नोस्पर्म में n होता है और एंजियोस्पर्म में 2n होता है। बाय प्रोसेस मैं आपको एंजियोस्पर्म वाले में बताऊंगी, लेकिन अभी ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वहां पूछूंगी आपसे कि जिम्नोस्पर्म में n क्यों होती है, जो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किया था। आपको बता पाओगे? लिटरली यार बिल्कुल भी इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता इन क्लास में पढ़ाने का। ये सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं, मेरे को ये समझ में आ गया। दोनों एक में भी नहीं है इतना। पढ़ते हो क्या? एक फिजिक्स से नीट नहीं निकलने वाला। नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी हाथ में चाहिए। चलो अब अपना लास्ट फाइलम है, उसका नाम बता दो। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म को हम क्रिप्टोगेमी या फिर फेनेरोगेमी कौन से ग्रुप में ऐड करते हैं? अरे यार तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा ये चीज? अभी मैं आधे घंटा लेक्चर में मैंने 4 बार बताई है कि क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी में कौन कौन आते हैं। क्रिप्टोगेमी में वो आते हैं जो सीडलेस होते हैं, फेनेरोगेमी में सीड बियरिंग आते हैं। अब एंजियोस्पर्म को किस में इंक्लूड करेंगे? हाँ बताओ। सीड नहीं होता क्या एंजियोस्पर्म में? नहीं होता तो बोला क्यों नहीं? एप्पल नहीं खाते हो, मौसमी नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो? वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो बीज नहीं होता क्या उनमें? लिख लो भाई, तुम लोग छापने आए हो तो छाप लो। होता यह है कि एंजियोस्पर्म का आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो उसमें ओव्यूल होता है वो मेच्योर होकर सीड में डेवलप होगा, और जो सीड के बाहर कवरिंग है जिसको मैंने कवर्ड सीड बोला है, वो कवरिंग बनेगी फ्रूट से। और वो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? दैट इज द मेच्योरिंग स्टेज ऑफ ओवेरी। ओवेरी, अब ये ओवेरी क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगी फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखा के, ठीक है? तो फ्लावर में बेसिकली होता ये है,
सी, ये जो पार्ट बनाया ना मैंने, ये वाला, ये दिख रहा है ये वाला, ये इस पार्ट को बोलते हैं अपन पिस्टिल, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये होता है अपना फीमेल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का फ्लावर का, इसी के अंदर जाके फीमेल पार्ट जनरेट होगा, मिच्योर होगा। और ये जो दो मैंने ऑरेंज कलर के बनाए हैं ना, ये होता है मेल पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना पार्ट हो गया पिस्टिल। फाइन। अब एक बात बताना कि मैं एक चीज बोल रही थी कि पाइनस बाइसेक्सुअल होता है और साइकस यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये वाला पाइनस का हो सकता है या साइकस का हो सकता है? रघुवीर, ये जो फ्लावर बनाया मैंने, ये पाइनस का लिख दूं मैं या फिर साइकस का लिख दूं मैं? पाइनस लिख दूं? क्यों? यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें क्या हुआ? जोर से बोल, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जोर से बोल। नहीं समझ में आया मेरे को जो भी बोलना चाह रहे हो। बेटा, ये दोनों तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है हर फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। वो डिपेंड ये करता है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का, कि उसमें उसकी जो ब्रांच बनी हुई है उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से जो बनने वाला मेल गेमिट है, जिसको पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, वो उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये होता है सेल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों का मतलब। ठीक है, और अगर उसमें एक केवल स्टेमन ही होता है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा, दोनों पार्ट है तो वो बाइसेक्सुअल पार्ट होगा। ठीक है, तो अपनी बात अपनी आती है कि अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा नहीं है कि जो अपन को घास दिख रही है, गेहूं का दिख रहा है या फिर संतरा, मौसमी या फिर केला है, सिर्फ यही होते हैं। ये तो समझ लो अपने सराउंडिंग में है इसलिए हम समझते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ये दोनों हमेशा याद रखने होते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है उसका नाम होता है वुल्फिया। वुल्फिया, दैट इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, अब आती है बात अपनी कि ये जो एंजियो और यूकेलिप्टस जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, नियर अबाउट 100 मीटर का होता है। नियर अबाउट 100 मीटर्स का होता है यूकेलिप्टस। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनको मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी, इन दो में क्लासिफाई करते हैं। अब मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी क्या होता है? डाइकोटिलिडनी वो होता है जिसके बीज को अगर अपन तोड़ने की कोशिश करें तो दो बराबर इक्वल पार्ट में टूट जाए, जैसे मूंगफली, जैसे मटर। और कोई बताओ तुम लोग, जोर से। चीकू का बीज, चलो और बताओ। राजमा, छोला, चना, ये सब क्या है? ये सब डाइकोटिलिडनी है। और मोनोकोट का एग्जांपल बताओ कोई जो बराबर में नहीं कटे, वो मोनोकोट हुआ। बताओ क्या हो सकता है मोनोकोट का? गेहूं को कभी दो बराबर में काट सकते हो क्या? नहीं कटेगा। काटने की कोशिश करोगे एक बड़ा एक छोटा निकलेगा। ठीक है,
मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी का मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया, दैट इज व्हीट। एंड डाइकोटिलिडनी का मैंने एग्जांपल बताया अभी, मटर, पी प्लांट, ग्राउंड नट। अब जो मैंने एक चीज बताई थी ना, फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो ये ओवेरी का पार्ट था ना, इसको बाहर उठा के लाते हैं। ये ओवेरी का पार्ट है, ठीक है, ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्ट, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है इसको तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दिस वन इज स्टाइल और ये ओवेरी, ठीक है। अब इस ओवेरी के अंदर जो बनेगा ना वो होता है, ये है, ये एक तरह से ओवेरी का प्लेसेंटा पे लगने का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अरेंजमेंट में ना जाके इसका अंदर का अपन एम्ब्रियो सेक निकाल लेते हैं। ये है इसका अंदर का। अब देखो ये तो है ये वाला, अब ये वाला है इसके अंदर का, समझ में आ गई बात। ये क्या निकाला है मैंने, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। एम्ब्रियो सेक में ये होता है कि इसमें 8 तरीके की सेल्स होती है। 3 तो ये, हाँ, और बीच में 2, ये एक ही दिख रही है ना, लेकिन ये दोनों ने मिलके एक बना ली और ये 2n है, और ये सारी n है, ठीक है। ये सारी n है, इसको बोलते हैं, इसको ये जो है ये है एग सेल, हाँ, और ये सेल और इसके पास में जो है इसको बोलते हैं सिनर्जिड, और इसी तरीके से जो ऊपर 3 लगी हुई है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही मेल गेमिट, अब मेल गेमिट मेच्योर हो गया किसी प्लांट के फ्लावर में, ठीक है, उसने सारे उसने डिवीजन कर लिए, सारे उसने मियोसिस माइटोसिस जो करने थे वो सारे कर लिए। अब वो रेडी है फीमेल गेमिट से फ्यूज होने के लिए, ठीक है। तो वो फीमेल गेमिट से फ्यूज कैसे होगा, वो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, जैसे तैसे करके वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचेगा। फीमेल फ्लावर तक पहुंचने के बाद में सबसे पहले वो यहाँ आएगा, ये अपना फूल है, पूरा फूल है, ठीक है। अब जो पूरा फूल है, फूल के ऊपर अपन देखते होंगे जैसे गुलाब का फूल होता है तो लाल कलर की पंखुड़ियाँ होती है। वो क्यों होती है लाल कलर की या फिर हर कलर की? इसलिए होती है कि वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट कर सके। मधुमक्खी क्यों ज़रूरी होती है? अगर मधुमक्खी या फिर ततैया जाके उस पर नहीं बैठेगा तो उनके पैर पे एक फूल से दूसरे फूल पर चिपकने वाली नेक्टर ग्लैंड नहीं चिपकेगी, और वो चिपकती है ना, वही होते हैं मेल गेमिट। बहुत छोटे छोटे से होते हैं। एक फूल पे उसने शहद को चूसा, शहद को चूसने के चक्कर में उसने पैर अड़ाए, पैर जाके उसकी नेक्टर ग्लैंड को साथ में लेके आ गए, और उसके साथ में कौन कौन आ गया? विस्कस पार्ट है जो मेल गेमिट्स है, वो चिपक के आ गए। फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी। दूसरा फ्लावर अगर बाय द वे फीमेल है, ठीक है, तो वो फीमेल के स्टिग्मा पे, इस पार्ट पे चिपक जाएंगे, ठीक है। इस पार्ट पे चिपकने के बाद वो अंदर की तरफ आएंगे, अंदर आएंगे कीमोटैक्टिक मोशन मूवमेंट के थ्रू अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अंदर आने के बाद अब मेल गेमिट को फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज होना है, तो फीमेल गेमिट यहाँ पे क्या है? एग सेल है, ठीक है। तो ये अंदर आया मेल गेमिट,
एक नली के साथ आया, ट्यूब के साथ आया, अंदर आके फिर ये इधर से घुसा, तो इस मेल गेमिट के अंदर 2 सेल्स है, एक सेल तो जाके एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगी, तो ये जाइगोट बनाएगी, जो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगी वो जाइगोट बनाएगी। फाइन। लेकिन जो दूसरी सेल है वो घूमती रहेगी, उसको कोई पार्टनर मिल जाए तो वो फ्यूज हो जाए, तो वो दूसरी सेल जाके 2n के साथ मिल जाएगी, ये 2n के साथ मिल जाएगी और सेकेंडरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगी, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखा आपने 2 गेमिट होने की वजह से 2 तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब चीज समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अब यहाँ पे आपका जाके टॉपिक चैप्टर खत्म होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ना वो इसके एग्जाम्पल तो नहीं करवाए, आप ये बोलोगे कि आपने एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल तो नहीं करवाए। अरे अथाह सागर है एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये पेड़, आम का पेड़, सब खरबूजे का पेड़, पाम ट्री, सारे जो दिख रहे हैं ना 90% वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में है इसलिए एंजियोस्पर्म में। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर, तो अब चैप्टर के लास्ट में जो बच रहा है ना 42 पेज नंबर पे, वो बच रहा है प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है, बताती हूँ, सी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या है? मतलब ऑल्टरेशन मतलब एक जैसे मेरा ऑल्टरनेट आता है पीरियड, मतलब आज आया कल नहीं आएगा परसों आएगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऑल्टरेशन से ये मतलब है कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि गेमिटोफाइटिक होता है किसी का प्लांट तो किसी का प्लांट होता है स्पोरोफाइटिक। गेमिटोफाइटिक का मतलब होता है एन मतलब हैप्लॉइड प्लांट, और जो स्पोरोफाइटिक होता है वो होता है डिप्लॉइड प्लांट। जो स्पोरोफाइटिक होता है वो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 3 ही प्लांट होते हैं जो स्पोरोफाइटिक होते हैं, जिनकी मेन डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक होती है। आई बात समझ में? चलो अब उसके बाद ये होता है कि अगर मैं जैसे मैं अगर एल्गी की बात करूं, एल्गी का मैक्स ऑफ पीरियड गेमिटोफाइटिक होता है, सॉरी गेमिटोफाइट है एल्गी। अब इस गेमिटोफाइट में गेमिट्स बनाने के लिए गेमिटोजेनेसिस होगा, ठीक है, ये गेमिट बनाने के लिए गेमिटोजेनेसिस हुए। गेमिटोजेनेसिस के बाद में यहाँ पे जो बनेगा वो होगा 2 तरह के गेमिट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 तरह के जो गेमिट्स होंगे वो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, 2 तरह के गेमिट बन गए, एक मेल बन गया और एक फीमेल बन गया, ये दोनों फ्यूज होंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या होता है? 2n होता है, n दोनों मिलके 2n बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट 2n होता है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? मियोसिस से 4 अलग अलग n बन जाएंगे। पहले एक सेल से 2 बनेंगे, फिर दूसरा मियोसिस होगा, फिर 4 अलग अलग बन जाएंगे। अब ये वापस हैप्लॉइड हो गए, n हो गए, वापस गेमेटोफाइट स्टेज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे गेमेटोफाइट वापस जो बन गए वो स्पोर्स बोल देंगे इनको,
ये वापस गेमिटोफाइट स्टेज आ गई। तो तुम दोनों थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि यहाँ पे 90% स्पोरोफाइट कंडीशन रही या फिर गेमिटोफाइट रही? 90% यहाँ पे गेमिटोफाइट रही या फिर स्पोरोफाइट रही? गेमिटोफाइट रही। एंड ही रहा ना, देखो केवल 2 तो सिर्फ इतना सा सेल हुआ और सारा 90% यहाँ पे गेमिटोफाइट हुआ। तो ठीक है, सही बात है, गेमिटोफाइट रही। गेमिटोफाइट मतलब हैप्लॉइड रही। तो इस लाइफ साइकिल को मैं बोल दूं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टाइप। ये हो गया हैप्लॉइड टाइप। अब ये हैप्लॉइड किस में मिलता है? हैप्लॉइड मिलता किस में है? हैप्लॉइड मिलता है एल्गी में और ब्रायोफाइटा में, दोनों में ही हैप्लॉइड तरीके का मिलता है, एल्गी और ब्रायोफाइटा। या तो हैप्लॉइड बोल दो या फिर हैप्लॉन्टिक बोल दो। हैप्लॉन्टिक बोल देती हूँ, तुम लोगों के इसमें लिखा हुआ है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है। और हैप्लॉन्टिक टाइप का किस में मिलता है? एल्गी में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। अब अपनी बात आती है डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड किस में मिलेगा? डिप्लॉइड में ये होता है, पहले वापस गेमिटोफाइट बना लेते हैं। चलो वापस गेमिटोफाइट बन गया। अब इस गेमिटोफाइट में गेमिटोजेनेसिस होगा। गेमेटोजेनेसिस होके गेमिट्स बन जाएंगे, बन गए, ठीक है। अब ये गेमिट्स बनने के बाद में जो होगा वो जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट 2-1 होगा। और ये स्पोरोफाइट जो कंडीशन होगी ना इसकी, ये बहुत देर तक सरवाइव करेगी। ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्पोरोफाइट 2-1, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट बहुत टाइम तक रहेगी और बहुत टाइम तक पूरा लाइफ साइकिल जीने के बाद यहाँ पे मियोसिस होगा। मियोसिस उसके बाद होगा, फिर 4 अलग अलग बनेंगे, फिर वापस गेमिटोफाइट बनाएंगे। तो इसमें इसमें गेमिटोफाइट ज्यादा है कि स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट 2-1 होता है, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक बोल देंगे। डिप्लॉन्टिक। ये किससे मिलता है? ये मिलता है अपने एंजियोस्पर्म्स में। डिप्लॉन्टिक किसमें मिलता है? डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलता है। इसका लिख लेना एल्गी में मिलता है और इसका लिख लेना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब मैं तीसरा बताना चाहूंगी। तीसरे में ये रहता है कि गेमिटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस दोनों साइमल्टेनियसली होता है। दोनों 50-50 होता है। मतलब आधी 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 एज तो स्पोरोफाइट की निकल जाती है, आधी एज गेमिटोफाइट की निकल जाती है। तो ना तो अपन इसको हैप्लॉन्टिक बोल पाएंगे, ना इसको हम डिप्लॉन्टिक बोल पाएंगे। तो इसको हम वर्ड देंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में मिलता है? जैसे मोस्ट ऑफ एल्गीज में तो हैप्लॉन्टिक मिलता है, लेकिन कई एल्गीज है जिनका नाम मैं बता देती हूँ। एप्टोकार्बस, पॉलीसाइफोनिया, ये 2 ऐसी एल्गी है
जिनमें हैप्लोडिप्लोन्टिक तरीके का लाइफ साइकिल मिलता है, और एक एल्गी है जिसमें डिप्लोन्टिक भी मिल जाता है, और ये है फ्यूकस। फ्यूकस एक एल्गी है जिसमें डिप्लोन्टिक मिलता है। आ गई बातें समझ में? डिप्लोहेप्लोन्टिक कैसे बना? आ गई ना? जो 90% परसिस्ट करता है बस उसी से नाम हो जाता है। अब अपना पूरा प्लांट फाइलम कंप्लीट हुआ। एनिमल किंगडम आपको मैम करा चुकी है ना, एनिमल किंगडम करा चुकी है ना मैम, तो अपना आज कंप्लीट हो गया ये पूरा लेसन। अब नई शुरुआत अपन कल करेंगे, जो कौन से चैप्टर से करना है बताओ? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 5वां। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए तुम लोगों से, ये बताओ? उससे पहले मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए? उससे पहले मुझे तुम लोगों से चाहिए कि एनसीईआरटी का ये लेसन जो एंजियोस्पर्म तक, मैं कल पूरा पूछूंगी तुम लोगों से। मुझे लगा अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बोल दूंगी लोगों को कि मेरी 12th क्लास में क्लासेस रखो, क्योंकि मेरे को ऐसे बच्चे, सड़े बच्चे नहीं चाहिए। मेरे को सीधी सी बात है, मुंह पे बोल रही हूँ, मेरे को ऐसे सड़े बच्चे नहीं चाहिए। मेरे को वो बच्चे चाहिए जो साथ के साथ मेहनत करते हो, टीचर के बराबर में साथ के साथ चलते हो। तो कल अगर याद करके आते हो तुम लोग, क्या याद करके लाना है? प्लांट किंगडम जो शुरू एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म है वो पूरा करोगे, दोनों करके लाओगे। और मुझे मतलब नहीं है कि मेरे को आता है, स्पेलिंग नहीं आ रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं आ रही है? पढ़े लिखे नहीं हो, 12वीं 11वीं क्लास में हो, 10th का एग्जाम दिया ना, कितने रिजल्ट आया 10th में? 61, 65 तुम्हारे, तो 60 से ऊपर आता है, इसका मतलब फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन है तो मतलब बहुत अच्छे हो पढ़ाई में। तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फिर पढ़ने का कारण क्या नहीं है बताओ? तो फिर मैं क्या, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है? बताओ तो। नहीं बताओगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या चल रही है? अब मैं 12th क्लास में बैठती हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है पढ़ा के उनको, तुम लोगों से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है मुझे। समझ रहे हो? चलो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। कल मैं तभी स्टार्ट करूंगी जब तुम लोग दोनों मुझे ये बताओगे कि एल्गी से पूरा एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने नोट डाउन करवाए हैं, और एग्जाम्पल, मुझे पूरे एग्जाम्पल चाहिए जितने मैंने लिखा है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।